अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप तमाम बेहतरीन होंगे, अपनी बेस्ट सेहत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज का हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। दोबारा हमने क्लास में डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। अब सब सब लोग अपनी कोशिश करें कि ड्यूरेशन में अपनी बुक्स अपने पास रखें। बुक्स मैंने आपकी शेयर कर दी हैं। और ओपन कोर्स फेयर ocw.kfueit.edu.pk आप अपनी बुक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फोल्डर में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी तमाम स्लाइड्स और मटेरियल भी वहाँ पर अपलोड कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर एब्स्ट्रैक्शन एंड टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट है। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है या जिस लॉ ने सबसे ज़्यादा हेल्प की वो था मोरेस लॉ। मोरेस लॉ कहता है कि हर साल के बाद नंबर ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप विल बी डबल्ड, यानी कि हर 1.5 साल के बाद या 2 साल, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के अंदर नंबर ऑफ दी ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप, एक चिप पर जितने ट्रांजिस्टर पहले इंस्टॉल हो रहे थे वो उससे क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। लाइक यू पीपल कैन सी हियर in 1970 Intel 4004 and here is Intel 808 and TMS 1000. Number of the transistors are on a single chip from 1000 to 5000 increasing within 2 years. And if you people can consider this is approximately हमारे पास यहाँ पर 10,000 तक 5,000 से 10,000 पे पहुँच गई। तो ये हर साल 1.5 ईयर में, यानी कि 1.5 साल में या आपके पास 2 साल में, ये अप्रॉक्सीमेटली प्रीवियस टाइम से क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो ये ईयर वाइज ग्राफ 2 ईयर के गैप से बनाया गया है और इसमें देखें ईच टाइम आपके पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर डबल हो रहे हैं और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस हो रही है। स्ट्रेट लाइन का ये मीनिंग है कि इसका जो लॉ है वो अभी तक क्या जा रहा है, ट्रू जा रहा है। अगर ये लाइन डिक्लाइन की तरफ चली जाती तो ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे साथ ये जो लॉ बनाया गया था ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। वापस हम आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। इससे हमें बहुत से बेनिफिट हुए, कुछ एप्लीकेशन फिजिबल हुई, जैसे ऑटोमोबाइल में कंप्यूटर्स को यूज़ किया गया, सेल फ़ोन, ह्यूमन जीनोम में तमाम प्रोजेक्ट्स ऐसे जिनमें डीएनए कैलकुलेशंस और तमाम ऐसे इंफॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ गई हाई साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब, सर्च इंजन, और इन तमाम के लिए हमारे पास कंप्यूटर क्या हो गया, एज आ एक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर दिया। हम कंप्यूटर के सबसे पहले मेजर क्लासेस को देखेंगे। 4 क्लासेस हैं जिनमें से पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर और फिर हमारे पास सुपर कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर हैं। पर्सनल कंप्यूटर यूँ समझ लें कि आपके अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कह लें, आपके जनरल पर्पस तमाम के तमाम कंप्यूटर जो हैं जिनमें आपके पास लैपटॉप्स, ये तमाम चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। इसमें 2 फैक्टर मेजर हैं हमारे पास। अगर हम कॉस्ट हाईली पेड करेंगे तो परफॉर्मेंस हमें अच्छी मिलेगी, कम कॉस्ट पे करेंगे तो हमें कम परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये जितने अच्छे कॉस्ट मींस के जितने अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतनी अच्छी इसकी कॉस्ट होगी। सर्वर कंप्यूटर्स दर हकीकत वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि अपनी सर्विसेज दूसरे कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे लेट से आपने गूगल सर्वर का नाम सुना होगा। वो क्या है कि जो गूगल की तमाम क्यूरीज गूगल सर्वर के पास जाती हैं और वो सर्वर क्या करता है, अपनी फैसिलिटीज़ कहीं से भी सर्च करके, सर्च इंजन वहाँ पर जो एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं वो सर्च करते हैं और सर्च करके आपके पास क्या करते हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। और ये तमाम के तमाम नेटवर्क बेस होते हैं। यूँ समझ लीजिए आपकी लैब है और वो सर्वर के साथ कनेक्टेड है, आपका तमाम का तमाम डाटा जो है वो सर्वर के जरिए आ रहा है और सर्वर से आपके तमाम क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहा है। मीन्स के ऑल योर कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड वाया सर्वर इन लैब, वो तमाम उससे सर्विसेज ले रहे हैं। और जो सर्वर कंप्यूटर होता है इसकी हमेशा कैपेसिटी, परफॉर्मेंस और ये दूसरे कंप्यूटर से ज़्यादा होती है।
और ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं रिलेटिवली टू क्लाइंट कंप्यूटर। हमारे पास सम टाइम डम क्लाइंट कंप्यूटर्स भी होते हैं जिनके अंदर जस्ट KVM होता है, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास या VGA जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कंप्यूटेशनल पावर होती है वो बहुत कम होती है, या थिन क्लाइंट सिस्टम कह लें। तो सर्वर जो होते हैं वो तमाम के तमाम आपके क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कहाँ से कहाँ तक की सर्विसेज रिक्वायर्ड है। अगर हमें ज़्यादा सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी तो अल्टीमेटली हम हाई परफॉर्मेंस, हाई कैपेसिटी और हाई कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़ वाला सर्वर कंप्यूटर परचेज़ करेंगे। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये हमारे पास यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एक तो नंबर ऑफ़ सुपर कंप्यूटर बहुत कम है, क्योंकि ये ज़्यादातर साइंटिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए या हाईली साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए, या यूँ समझ लीजिए आपके एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स में और इस तरह के तमाम बड़े बड़े जहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती हैं, इनकी कैपेबिलिटी सर्वर कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होती हैं और ये अपने मार्केट का अंदर इनका जो शेयर होता है वो रिलेटिवली टू ऑल अदर सबसे कम होता है। लास्ट वन क्लास इज एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर मीन्स छुपा हुआ कंप्यूटर। क्या मतलब छुपा हुआ कंप्यूटर से? यूँ समझ लीजिए कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, जैसे आजकल डिजिटल वॉशिंग मशीन या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपके पास हैं। तो अगर आप उसमें देखें तो आप यू आर जस्ट हैव टू प्रेस आई एम गोइंग टू वॉश द वूल क्लॉथ और द कॉटन क्लॉथ्स। आप उस बटन को जस्ट प्रेस करते हैं, वो बैकएंड पर उसकी कोडिंग हुई हुई है कि इसके लिए कितनी देर इसने नंबर ऑफ़ द साइकिल देने हैं और कितने इसने वाटर का लेवल मेंटेन करना है और कितना इसने इसे हॉट रखना है, कितना इसे कूल रखना है। ये तमाम चीज़ें वो खुद ब खुद मशीन मेंटेन कर रही होती है। इस तरह के कंप्यूटर्स को हम कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। मशीन के अंदर, माइक्रोवेव के अंदर आप लोग सेलेक्ट कर देते हैं कि मैं फ़िश पकाना चाहता हूँ और इसके बाद आप बटन प्रेस करके माइक्रोवेव का डोर क्लोज़ कर देते हैं। वो ऑटोमेटिक तमाम टाइमिंग भी सेट करता है, उसे रोटेशन भी करता है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटिंग में आती हैं। योर AC, आपका AC वो भी एग्जैक्टली एम्बेडेड कंप्यूटर की एक एग्जांपल। आप उसे कह देते हैं कि जी आफ्टर 1 आवर ये ऑटो ऑफ हो जाए, या यूँ कह लें कि आपने उसकी टाइमिंग सेट कर दी कि सुबह ये 9 बजे ऑटो ऑन हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर, लेकिन इन एम्बेडेड कंप्यूटर्स के अंदर एक पर्टिकुलर चिप लगी होती है जिसका मेन, या यूँ कह लें माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, जिसका मेन पर्पज़ होता है कि जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, मींस पर्पज़ ओरिएंटेड कंप्यूटर्स। वॉशिंग मशीन वाला जो आपका एम्बेडेड कंप्यूटर होगा वो आपकी माइक्रोवेव ओवन के अंदर नहीं चल सकेगा। सिमिलरली माइक्रोवेव ओवन वाला जो आपका वो AC के अंदर नहीं चल सकेगा। तो हर एक कंपोनेंट जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड होगा उसके अंदर जो फंक्शनलिटी है या कोडिंग की गई होगी वो सिर्फ और सिर्फ उसी कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू पर की गई होगी। पोस्ट PC अगर हम देखें, यहाँ तक हमारे पास PC है जिसके अंदर हमारे पास टैबलेट्स वगैरह इंक्लूड नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर्स। इससे पहले हमारे पास सेल फ़ोन थे जिनके अंदर स्मार्ट मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम PC के बाद आए तो हमारे पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन आ गए, हमारे पास टैबलेट्स आ गई, इसके अलावा हमारे पास PDRs आ गए, इसके अलावा हमारे पास और बहुत सी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारे पास ऐड होती जा रही है। इनमें हमारे पास पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस हैं, ये तमाम के तमाम डिवाइसेस जो कि आपके पास बैटरी से ऑपरेट होती हैं, मींस के इनके लिए आपको स्विच के साथ कनेक्ट करके नहीं बैठना पड़ता और कनेक्टेड वाया इंटरनेट होती है। इनकी प्राइस 100 से लेकर $1000 में होती है। इसमें आपके तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ द क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या मीनिंग है? क्लाउड कंप्यूटिंग यूँ समझ लीजिए, इट्स अ कंप्यूटिंग मीन्स टू से इट्स नॉट द हार्डवेयर एग्जैक्टली इन योर हैंड। या यूँ कह लें कि आपके पास मेन इसका मकसद क्लाउड कंप्यूटिंग का आपको सर्विसेज देना है। ये किस तरह की हमें सर्विसेज दे सकता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में एक लार्ज नंबर ऑफ़ द कंप्यूटर्स को हमने
नेटवर्क हमने कनेक्ट किया होता है, और हमारा उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं एज आ सर्विसेज, वो हमें सॉफ्टवेयर एज आ सर्विसेज दे सकते हैं, वो हमें और बहुत सी सर्विसेज एज आ सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे हमें मेमोरी स्टोर करनी है तो हम मेमोरी के वहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, ये सर्विसेज हमें दे सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग दर हकीकत क्या है कि हमारे पास एक वेयर हाउस है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट किया गया है, और पर्टिकुलर हमने इन्हें इंटरनेट पे एक्सेस कर दिया। जिस किसी को एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है और उसके पास इतना अच्छी मशीन मौजूद नहीं है, वो क्या करेगा, वो क्लाउड कंप्यूटिंग से सर्विसेज ले ले, और सर्विसेज लेकर क्या करे, अपनी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर ले। उसे बेनिफिट ये होगा, उसे सिर्फ जितनी देर के लिए सर्विसेज चाहिए होंगी उतनी देर के लिए एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और ये कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट से बहुत मिनिमम होती है। इनमें से दो तरह के अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के नाम से भी प्रोवाइड कर रहा है, AWS के नाम से अपने डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। गूगल भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, गूगल के पास भी बेहतरीन क्लाउड कंप्यूटर्स मौजूद है। देन in this chapter, this was a little bit introduction about the first thing. Now we are going to discuss what we will study in the next. One of the major thing, प्रोग्राम क्या होते हैं, इन्हें ट्रांसलेट कैसे किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और इसके बाद हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसे बनता है। हम प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को भी देखेंगे इस पूरे में, और हम साथ के साथ हार्डवेयर की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर कर सकते हैं, और पैरेलल प्रोसेसिंग को कैसे अचीव किया जा सकता है, या पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे। जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहला, एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम हमारे किसी भी प्रोग्राम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि हमें बताता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ़ द ऑपरेशन या कितनी एग्जीक्यूशंस होंगी, और ये कैलकुलेशन हम पहले ही कर लेते हैं। तो जब भी हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं तो हमारा एल्गोरिदम मस्ट बी एफिशिएंट, मींस के उसके नंबर ऑफ़ ऑपरेशन मिनिमम होने चाहिए, जितने हो सकते हैं मिनिमम उतने कर ले। ऐसा नहीं है कि हम मिनिमम के चक्करों में बहुत सी फंक्शनैलिटी हमने निकाल देनी है, फंक्शनैलिटी हमने नहीं निकालनी, फंक्शनैलिटी तमाम पूरी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म हो, जो हमारे पास टास्क हैं, उसके लिए हमारे पास हाउ मच टाइम या मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड, हमें किसी भी एल्गोरिदम को इन दो पैरामीटर पर मेजर करेंगे, टाइम के पैरामीटर पर या मेमोरी के पैरामीटर पर। तो हम बेहतरीन एल्गोरिदम वो होगा जो सबसे कम टाइम ले और सबसे कम मेमोरी ले, और जो सबसे ज़्यादा मेमोरी ले रहा होगा वो मेमोरी का वेस्ट भी करेगा, और सबसे ज़्यादा टाइम स्पैन भी करेगा, वो भी मेमोरी का लॉस करेगा। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो हम एल्गोरिदम को मज़ीद देखेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, एक लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। हम इसे भी थोड़ा सा देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस कैसे होती हैं, और फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस को कैसे लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया जाता है। हम कुछ हद तक कंपाइलर को पढ़ेंगे और कुछ हद तक हम आर्किटेक्चर को। प्रोसेसर एंड द मेमोरी सिस्टम। Processor means one of the core part of your system, and memory, जो भी हमारे पास डाटा इन या आउट होना है, इनपुट होना है या आउटपुट होना है, वो तमाम का तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हम जिस जगह पर स्टोर करेंगे, हम मेमोरी सिस्टम को भी देखेंगे कि हम किस तरीके से हम अपने प्रोसेसर को बेहतर कर सकते हैं और किस तरीके से अपने मेमोरी सिस्टम को फास्ट कर सकते हैं। आईओ सिस्टम डिटरमाइन करेंगे हम कि कितने हमारा कोई एक पर्टिकुलर आईओ इनपुट या आउटपुट सिस्टम फास्ट है या स्लो है, ये चीज़ें हम इसमें कैलकुलेट करेंगे।